नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो आप लोग से कहा गया था इस संजीवनी बूटी वाला क्लास, ठीक। तो इसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। तो उसके बाद जो भी हमारे पेपर में आएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ध्यान से आप लोग पढ़िए इसको, ठीक ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन से, और जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे उसको अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगर आप उसको लगा ले रहे हैं तो समझिए कि उससे बाहर क्वेश्चन ये आने वाला नहीं है। तो हम पहला चैप्टर वास्तविक संख्या आपकी किताब में दिया गया होगा, और जो वास्तविक संख्याओं से जितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला क्वेश्चन, तो नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, नोट कीजिए, यूक्लिड एल्गोरिथ्म की सहायता से या का प्रयोग करके एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 135 तथा 225 का एचसीएफ का मतलब होता है मौसा ज्ञात कीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल किया जा रहा है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि हमने पढ़ाया था कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस होता है शेषफल। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको लगाने से पहले अगर आपको इसका प्रयोग नहीं मालूम है तो आप कीजिए क्या कि आप सबसे पहले इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यूक्लिड, हमको निकालना है 135 और 225 का, 135 और 225 का। अब इसको निकालने से पहले हमको प्रयोग करना है यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो सबसे लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म से। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि रब पे भाग दीजिएगा। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है, सबसे पहले इसको भाग दीजिएगा। अब 135 का अगर पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा और घटाएंगे तो 0, और ये हो जाएगा शेष हमारा कितना बच रहा है 90, ठीक। तो ये हमारा होता है भाजक, और ये होता है हमारा भाज्य, और ये होता है हमारा भागफल, और ये क्या होता है शेषफल, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। पहले कह रहा है कि भाज्य, पहले क्या कर रहा है भाज्य, तो भाज्य हमारा कितना है 225, 225। उसके बाद भाजक कितना है हमारा 135, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 90। तो यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, ठीक। अगर शेषफल 0 नहीं हुआ है तो इसके आगे हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे रिमाइंडर है, मतलब कि शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, तो स्टेप नंबर 2 चलेंगे। स्टेप नंबर 2, अब क्या करेंगे कि 90 जो शेषफल बचता है, अब उस 90 में क्या करेंगे, जो हमारा भाजक होता है अब उसमें भाग देंगे। तो 90 का भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा, तो 90 कम क्या होगा 90, इसको घटाएंगे तो 5 हो गया, और 9 4 13, हमारा शेषफल कितना बच गया शेषफल। तो अब इसके लिए हमारा हो गया भाजक हमारा हो गया 90, और भाज्य हो गया हमारा 135 हो गया। तो पहले हम भाज्य को लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाज्य को। उसके बाद हम लिखते हैं भाजक, तो 90 हो गया, और भागफल कितना आया है 1, और शेषफल आया कितना 45। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे कि रिमाइंडर 0 नहीं है। अब उसके बाद फिर अगला स्टेप
करेंगे तो जो हमारा पहले क्या बना था, भाजक बना था, अब उसको नीचे उतार लो तो 45 गुना क्या हो जाएगा हमारा 90। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब स्टेप नंबर हम 3 चलेंगे, स्टेप नंबर 3। तो अब इसके लिए हमारा भाजक क्या बना है, भाज्य 90 बना है, क्या बना है 90, और भाजक बना है 45, और कितने बार भाग गया है, 2 बार, और शेषफल क्या आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, और जिस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वही उसका एचसीएफ या मौसक कहलाता है। ठीक, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः भाजक हमारा क्या हो गया 45, भाजक हमारा क्या हो गया 45। ठीक, तो हमारा निकालना था एचसीएफ, एचसीएफ किसका निकालना था 135 और 225 का। तो किस संख्या से पूरी पूरी विभाजित हुआ है, 45 से विभाजित हुआ है। ठीक, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, अगर जहां समझ में नहीं आया होगा वहां पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमको कहाँ पे समझ में नहीं आया, लेकिन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल लगाया जा रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चल रहे हैं। जैसा पहला क्वेश्चन अब किए हैं वही क्वेश्चन है, बस क्या है कि 135 के जगह पे 426 हो गया है और 225 के जगह पे 576 हो गया है। तो आप लोग लगाने का कोशिश कीजिए, इसको कलम और पेन निकाल लीजिए और लगाइए। जैसे पहला क्वेश्चन हम बताए हैं वैसे ही कीजिए। सबसे पहले हम बताए कि पहले भाग दीजिए, इसमें से छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो सबसे छोटी संख्या 426 है और बड़ी संख्या क्या है 576 है। तो इसमें भाग दीजिए, 576 में 426 से भाग दीजिए तो देखिए कितने बार जा रहा है, एक बार जाएगा, 426 हो गया, घटा दीजिए, ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो गया 150। तो स्टेप लिखिए, कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो किसका किसका 426 और 576, और एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ, अगर एचसीएफ नहीं लिखेगा तो हिंदी में मौसा लिख देगा, अगर मौसा लिखा है तो उसी को या तो अंग्रेजी में उसको एचसीएफ बोलते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे 426 और 576 का निकालना है तो लिखेंगे कि यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा। ठीक, आप ऐसे नहीं कर सकते एग्जाम में, अगर ऐसे करेंगे तो आपको नंबर कट जाएगा। जिस प्रकार वो कह रहा है कि यूक्लिड का प्रयोग करके, तो हम यूक्लिड का ही प्रयोग करके लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट, अब यहाँ पे हम बताए हैं, अभी सूत्र लिखे थे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि भाज्य हमारा क्या है 576 है, तो 576 लिख दिए। ठीक, उसके बाद भाजक कितना है 426 है, उसके बाद भागफल कितना है 1 बार है, और प्लस शेषफल कितना है 150। यहाँ पे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो, यहाँ पे 0 नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 2। अब क्या करेंगे, इस जो शेषफल होता है, जो भाजक होता है, अब उस संख्या से भाग दीजिए। तो 426 में भाग देंगे तो देखिए 150 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 2 बार। तो 150 गुना कितना होता है 300, 300 हो गया, और घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 126 बचेगा। ठीक है, 126 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, भाज्य 426 हो गया और भाजक हो गया 150 और गुणे 2 हो गया, और रिमाइंडर कितना है 126 आ गया। तो यहाँ पर भी शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजिए, ठीक है। फिर उसके बाद 126 है, जब तक आप भाग जब पूरी पूरी जिस संख्या से कट जाती है वही उसका मौसा होता है। अब यहाँ पे 150 हो गया, 150 से कम 126 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 126 हो गया, तो घटाएंगे तो 4 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 24, ठीक। अब आपका रिमाइंडर कितना है 24, तो अब स्टेप नंबर 3 लिखिए, स्टेप नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए हमारा भाज्य कितना है 150, कितना है 150, और भाजक कितना है 126, और कितने बार गया है एक बार, और प्लस शेषफल कितना है 24, तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। पहले नंबर पे स्टेप पे यहाँ पे शेषफल हमारा 150 आया है, दूसरे पे 126 आया है, और तीसरे पर कितना है 24। अब क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे कि 24 से भाग दें किसमें 126 में, तो अब कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 5 गुना के 10 2 12, ये हमारा शेषफल कितना बचा 6, तो यहाँ पे हो गया 126, ठीक। 24 गुणे 5 प्लस शेषफल कितना बचा है 6, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब 6 आ गया, अब 24 बचा हुआ है, तो 6 चौको 24, कट गया शेषफल, यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। तो स्टेप नंबर 5, ये हो गया हमारा 24, और 6 गुणे 4, और प्लस शेषफल क्या हो गया 0 हुआ, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिल गया 0, मतलब शेषफल यहाँ पे 0। इस संख्या से कटी है पूरी पूरी 6 से, तो लिखेंगे कि यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ, अतः भाजक हमारा क्या बन गया 6, भाजक क्या बना 6 बना, और 6 बना तो हमारा एचसीएफ किसका निकालना था, एचसीएफ निकालना था 426 और 576 का, तो इसका क्या निकलेगा, इसका भाजक कितना निकला है 6, तो यही इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ या तो मसा, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारे आ रहा है तीसरा प्रश्न, हर टाइप्स के आपको 2-2 क्वेश्चन बताएंगे, और उसी के आधार पे आप लोग और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दिया है एचसीएफ, या हिंदी में मैं लिख रहा हूं मौसा, आपका दिया गया कितना 99 और 153, 99 153, इसका मौसा दिया गया है कितना 9, कितना दिया गया है 9, तो एलसीएम, या इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, इसका हो जाएगा 99 और 153 ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, मतलब एचसीएफ मतलब कि मौसा हमारा दे दिया 9, तो पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम निकालने की बात कर रहा है। तो हमारे पास देखिए 2 संख्या दिया गया है, इन्हीं दोनों संख्याओं का ये मौसा निकाला होगा, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछ रहा है लौसा भी पूछ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 संख्या कौन कौन सी है 99 और 153 है, दिया हमारा क्या है एचसीएफ 99 और 153 का एचसीएफ दे दिया है 9, एचसीएफ दिया गया है 9। तो अब दी गई संख्या
संख्या हमारे पास क्या है 99 और 153 है। ठीक है, 99 और 153 दिया है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लोग को एक फार्मूला पता होना चाहिए कि दो, ये फार्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सूत्र दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है मौसा गुणे लसा। ध्यान दीजिएगा, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि मौसा दिया है या लसा दे दिया है, आपको मौसा पूछे या मौसा दिया गया है लसा पूछे, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये कौन कौन सी संख्या दिया गया है। अब दो संख्या हमारे पास 99 और 153 दिया गया है। इसमें कह रहा है कि मौसा ऑलरेडी हमारे पास 9 दे दिया है, तो कह रहा है कि लसा ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लसा निकाल रहे हैं तो लसा बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे में क्या होगा लसा। अब हमारे पास दो संख्या है, मतलब कि ये लसा नहीं मौसा होगा, क्या होगा मौसा। ठीक है, अब यहाँ पे लसा किसका पूछ रहा है, एलसीएम हमारा जो पूछ रहा है वो 99 और 153 का पूछ रहा है। ठीक है, और दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है 99 और 153, इन दोनों का गुणनफल का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, और मौसा, मौसा हमारे पास कितना दिया गया है 9, मौसा कितना दिया गया है 9। अब क्या करेंगे 9 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11 बार में कट जाएगा और 11 गुणे 153 हो जाएगा। और यहां से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है आप लोग का, देखिए 153 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिए, 1681, मतलब 1683, ये इसका क्या हो जाएगा लसा हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए और अपना स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, देखिए वही क्वेश्चन है, यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, आपका अंक बदल दिया गया है। अब यहाँ पे 306 हो गया और 657 हो गया। अब इसका एचसीएफ दिया है 9 और हमको पूछ रहा है एलसीएम, तो लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग, जल्दी लगाइए। जल्दी लगाइए, एचसीएफ कितना दिया गया है 9 दिया गया है। और हमारे पास संख्या कौन कौन सी है, दी गई संख्या हमारे पास है 306 और 657 दिया गया। ठीक, तो अब दो संख्या हमें पता हो गया। अब दो संख्या जब हमें पता हो गया तो अभी हमको एलसीएम पूछ रहा है। एलसीएम कितना 306 का और 657 का। ठीक है, अभी फार्मूला आपको बताया, नोट किए ना, तो नोट कर लीजिए। अब एलसीएम इसका निकालेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ, और एचसीएफ किसका है 306 और हमको दिया है 657 का। ठीक है, तो दो संख्या हमारे पास क्या है 306 गुणे 657 हो जाएगा और इसका एचसीएफ कितना दिया गया है 9। आप क्या कीजिए कि 9 से इसको डिवाइड कीजिए, जल्दी डिवाइड कीजिए। 9 3 27 और 9 चौको 36। ठीक है, 9 3 27, इसमें भाग दीजिए, 9 3 27 हो गया और ये 3 हो गया, 9 चौको 36। आपका कितने बार में जा रहा है 34 बार में आ रहा है, तो 9 से कट गया तो 34 गुणे 657। जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे
तो 22,338 कितना आएगा? 22,338। आप अपने कॉपी पे निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, समझ में आया? तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप नहीं लगाए होंगे तो देख लीजिए। कह रहा है कि एचसीएफ 225 और 60 का बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान पूछ रहा है। आपकी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सोच लीजिए कि हो सकता है कि पेपर में ये जरूर आएगा क्वेश्चन। तो इसको लगाने से पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम हमारे पास 225 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है मौसा। क्या होता है? मौसा। तो इसको मौसा निकालेंगे तो सबसे पहले 225 का गुणनखंड कीजिए। 225 का गुणनखंड कीजिए। अब 225 का गुणनखंड कीजिए। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। 3 से काटिए, 3 गुना के 6, 3 पचे 15 और 5 एकम 5, 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो इसका हो जाएगा 3 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणनखंड कर दिए। उसके बाद हम 60 का निकालेंगे, है ना? तो ये हो जाएगा 60 का निकालेंगे तो 2 से काटिए, 2 3 6, फिर 2 से काटेंगे 15 होगा और 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 एकम 5। तो 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये हमारा होता है भाज्य गुणनखंड द्वारा। ठीक, तो अब हमको निकालना है एचसीएफ। किसका किसका? 225 और 60 का हम निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड द्वारा कि दोनों में उभयनिष्ठ मिलना चाहिए, कॉमन मिलना चाहिए। अगर दोनों में कॉमन मिल रहा है वही उसका क्या होता है? मौसम। इन दोनों में मिलाइए। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। जोड़ा मिलना चाहिए। अगर जोड़ा नहीं मिलेगा तो वो हमारा उसको छोड़ देते हैं। दोनों में कॉमन, इसमें भी 3 है तो इसमें भी 3 है, इसमें 5 है तो इसमें 5, ये भी 5 है, लेकिन डबल इसमें 5 नहीं है। तो 5 से कितना हो जाएगा? 15। तो इन दोनों संख्याओं का मौसम हमारा कितना निकला है? 15 निकला है। ठीक, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एचसीएफ बराबर इतना दिया गया तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दिया क्या है? दिया हमारे पास है कि एचसीएफ 225 और 60 बराबर दिया गया है 225 गुणे 5 माइनस 10x दिया है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसका एचसीएफ आपने कितना निकाला? 15। ठीक, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे? 15 लिख देंगे। ठीक, यहां तक समझ में आया? बराबर इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 5 पचे 25, 5 गुना के 10 दो 12 और 5 गुना के 10 एक 11, माइनस हो गया 10x। ठीक है, उसके बाद माइनस 10x, इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए और 15 को इधर पक्षांतर करिए। ये माइनस है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा और ये उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो गया। अब यहाँ पे घटाइए, 10x बराबर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1110। मतलब घटाकर देखिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 1 और 1। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। x की वैल्यू क्या निकलेगा? 111, और यही हमारा क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आने का संभावना बहुत है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, जैसा पहले 5वां प्रश्न किए हैं उसी टाइप्स का यह भी क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा है। कह रहा है कि 18 और 117 के एचसीएफ को 18 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यम का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि 18 और 117 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है, 18 और 117। ठीक, अब 118 और 117 का आप एलसीएम निकालिए। तो 18 का गुणनखंड कीजिए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 117 गुणनखंड करेंगे तो 3 तिली के 9, अब 13 9 है 117, मतलब कि 13, 3 गुणे 3 गुणे 13। 117 गुणनखंड कीजिए, 3 तिली के 9 और 3 9 27, 3 9 कितना होगा 27। ठीक है, फिर 39, 3 13। ठीक है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 13। अब इसका एचसीएफ निकालिए आप लोग। एचसीएफ 18 117 का, इसमें जोड़ा देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 3 गुणे 3 मतलब कितना हो जाएगा एचसीएफ 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका अगर एचसीएफ को यहाँ पर 18 और 117 के एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है, मतलब कि इसको दिया गया है हमारा कि एचसीएफ 18 117 को इसको इसके रूप में दर्शाया गया है, 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो इसकी वैल्यू कितना निकाले हो 9, 18 m माइनस 117। ठीक है, ये माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस, बराबर हो जाएगा 18 m, इसको जोड़िए 9 7 16 मतलब 126 हो जाएगा, तो 18 m हो जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू जब निकालेंगे तो 126 बटे में क्या हो जाएगा 9, 18 कितना होगा 18, सॉरी यहाँ पे 18 हो जाएगा। और 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते 126 होता है, कितना होता है 18 सत्ते 126, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आया है? अगर आया होगा तो ठीक है, नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमें सवाल नहीं समझ में आया, तो दोबारा हम इसको लगाने का प्रयास करेंगे और बताने का। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो ध्यान दीजिएगा कि 18 117 का एचसीएफ को 18 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि जो एचसीएफ है 18 117 का, उसको इसके रूप में दर्शाया गया है। जो पहला क्वेश्चन 5वां प्रश्न कराया है वही क्वेश्चन है, लेकिन लिखने वाला तरीका अलग से लिख दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन घुमा के अगर पूछेगा तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कि अगर कंफ्यूज होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दिया गया है। ये 2 क्वेश्चन जो दिया गया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी लेसन से जो मैं क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आने वाला नहीं है। जो हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं इसमें का जो भी पार्ट आएगा, पहला पार्ट जो हम बना रहे दिखा रहे हैं आप लोग को, और इसका अगला भी पार्ट आएगा और इसका अगला भी पार्ट आएगा, 3 पार्ट में आएगा वास्तविक संख्या। और तीनों पार्ट को अगर पढ़ लिए तो इससे बाहर का क्वेश्चन इससे आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। अगर आ गया तो कमेंट में लिखिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया आपका क्वेश्चन एक भी नहीं फंसा। ठीक, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है
कि आपका 70 नंबर का जो पेपर आता है उसमें से 65 नंबर का आप करके जरूर आएंगे और आप कहेंगे कि हाँ किसी सर ने पढ़ाया था। ठीक है। 7वां प्रश्न आपका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। मतलब महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करने के लिए दे रहा है और किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में जिस तरह पूछेगा आप उसी तरह इसका जवाब देंगे। ठीक ना? ये नहीं कि अपने मन से जैसे बताएं कि यूक्लिड का वाला प्रयोग करने के लिए तो यूक्लिड द्वारा लगाइएगा, नहीं। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका जब हल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 6, 72 और 120 का हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। और 6 का अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब ये होता है कि 6 दिया गया है तो इसका 2 3 6 और 3 एकम 3, ये 2 गुणे क्या बनेगा? 3 बनेगा। ठीक है। उसके बाद 72 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका 72 कीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6, 2 6 का 12, 18 हो जाएगा, 2 9 18 और 3 3 के 9 और 3 का 3। इसका गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। उसके बाद बचा क्या है? 120। 120 अब निकालेंगे हम 120 का अभाज्य गुणनखंड। अब 120 का गुणनखंड कीजिए, 2 6 का 12, 2 3 6, ये 15 हो जाएगा और 3 5 15, 5 1 5। ये बनेगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक। अब यहां से देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 3 6 हो गया, 2 गुना के 4 गुना के 8 3 के 24 3 72 हो गया, और 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, 2 गुना के 4 गुना के 8 3 के 24 बचे 120। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब निकालना क्या है? हमें निकालना है सबसे पहले मौसा। क्या निकालना है? मौसा। मतलब कि इसको एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है, मौसा। ठीक। तो मौसा निकालेंगे, इसका किसका निकालना? 6 72 120 में। तो अब 3 का इसमें जोड़ा हो गया। अब तीनों में जोड़ा ये देखेंगे कि कॉमन क्या मिला, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये 2 हो गया। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ये भी जोड़ा मिल गया। तो अब जोड़ा नहीं मिला। अब जब जोड़ा नहीं मिला तो बाकी अंक को छोड़ दीजिए। ये 2 3 कितना हो गया? 6। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब निकालना क्या है? लॉसा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम में देखते हैं कि सबसे बड़े बार मतलब 2 कितने बार आया हुआ है, सबसे अधिक बार जो आया हुआ है, जैसे इसमें 3 बार आया हुआ है, इसमें भी 3 बार आया हुआ है, इसमें भी 1 बार, तो सबसे बार यही 3 आया है। तो जो सबसे ज्यादा बार आता है उसी को पहले नोट कर लीजिए। ठीक। उसके बाद इसमें देखिए 3 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो 3 2 बार आया तो 3 बार लिख लीजिए, 2 बार। और उसके बाद क्या बचा हुआ है? 5 बचा हुआ। 5 किसी में नहीं है, उसको भी नोट कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। 2 गुना के 4 गुना के 8 25 40 और 40 और 9 चौको 36, मतलब 360 हो जाएगा आपका। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में? क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको पूछेगा तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे, और जब एचसीएफ मौसा निकालना होगा तो तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है। अगर तीनों में जो कॉमन मिलेगा वही इसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 हो गया। ठीक। अगर उस तरह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो 2 गुणे 3, सबसे कम बार कौन सी संख्या आई हुई है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।
अब प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके पिछला जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं 7 क्वेश्चन, उसके अलावा बाहरी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक ना, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को कभी कभी मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि एक भाज्य संख्या है, तो सबसे पहले हमारे पास संख्या दिया गया है 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 11, ये दिया गया। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 11, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 11 है। तो यहाँ पे 2 और 11 को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा क्या 17 गुणे 5 गुणे 3 और प्लस ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 11 गुना क्या हो जाएगा 22। ठीक है, और 17 बचे 85 और 85 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 3 बचे 15 और 3 होते 24 से 25, 200 कितना हो जाएगा 55 और प्लस 1, तो 22 हमारा हो गया 200, ये हो जाएगा 56। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ये 22 हुआ है, ये हमारा जो कॉमन मिला है वही हमारी भाज्य संख्या होती है। क्योंकि यहाँ क्या है 22 एक गुणनखंड है, 22 एक क्या है गुणनखंड है, और जो 22 हमारा एक गुणनखंड के रूप में मिला हुआ है वही उसका क्या कहलाता है भाज्य का। तो दी गई संख्या 22 से क्या है भाज्य, 22 से क्या है भाज्य। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे कि दोनों में कॉमन देखेंगे, कॉमन मिलने के बाद जो संख्या बाहर आती है वही उसका क्या होता है भाज्य संख्या। हमारा 22 से क्या होगा कि टोटल अगर काटेंगे तो 22 से हमारा टोटल संख्या कट सकती है। ठीक ना, ये अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 22 से क्या होगी कट जाएगी। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 लेकर। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए ज्ञात कीजिए कि क्या 987 बटे में 10,500 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि शांत क्या होता है और अशांत आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मान लो कि 1/2 लिख दिए, 1/2 लिख दीजिए, अगर भाग देने पर अगर संख्या पूरी विभाजित हो जा रही है, मतलब कि दशमलव लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, 2 बचे 10, तो ये संख्या क्या हो गई पूरी विभाजित हो गई। जो संख्या पूरी विभाजित हो जाती है वो शांत आवृत्ति कहलाती है। अगर जो पूरी विभाजित ना होकर बार बार वही संख्या रिपीट होती है वो अशांत आवृत्ति होती है। लेकिन आपको पढ़ना है कि अगर हर का गुणनखंड अगर 2 का पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप का है तो हम कह सकते हैं कि ये शांत आवृत्ति है। क्या है शांत आवृत्ति है। हर का गुणनखंड करना है आपको, अंश कुछ भी हो, अगर हर का गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि शांत आवृत्ति है, अन्यथा अशांत आवृत्ति। अगर इसके आगे कोई 3 आ गया 7 आ गया तो ये शांत आवृत्ति नहीं होगा, क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। इतना समझ में आया। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, पूछ रहा है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। शांत या अशांत आवृत्ति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 987 बटे में 10,000 ये 500 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। हर का ही गुणनखंड नहीं करेंगे, अंश का भी गुणनखंड हो रहा है तो अंश का भी करेंगे। तो 987 का अगर गुणनखंड कर रहे हैं तो देखिए किस संख्या से कट रही है। ठीक ना, तो पहले हम 3 से चेक कर लें। 3 तिहाई 9 और 3 दूना के 6, 3 9 27। ठीक, फिर 3 से काट रहे हैं, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 7 से देखिए,
7 चौका 28, 28 4 32, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब किससे कटेगा? 47 से। 47 से कम 47, मतलब 387 का हम गुणनखंड किए तो ये हमारा बना 3 गुणे 7 गुणे 47 बटे में। ठीक है, उसी तरह 10,500 का हम गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 गुना के 4, 2 पचे 10, 0। फिर 2 से काटिए, 2 गुना के 4, 2 छक्का 12, 2 गुना के 4, 2 पचे 10। अब किससे कटेगा? 3 से काटा जाए, 3 बटे 24, 3 बटे 24 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6 और 3 9 27, 3 से तो कटेगा नहीं। अब 5 से चेक कर लो, 5 एकम 5 और 3, 5 सत्ते 35, 35 और 2 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 3 15, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 सत्ते 35 और 7 एकम। तो आपका अभाज्य गुणनखंड क्या बना? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आया? ठीक है, अब यहां पे देखिए 3 से 3 कट जाएगा और क्या कट रहा है? 7 से 7 कट रहा है। तो आपका बचा है 47 बटे में 2 गुणे 2, 2 कितने बार है? 2 बार, 2 का स्क्वायर लिख दिए और 5 कितने बार है? 3 है, 3 बार। अब अभी हम बताए थे कि अगर 2 गुणे 5 के फॉर्म में रहेगा कि 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में हर रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? शांत आवृत्ति है। तो यहाँ हर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का है ना। जब इसके रूप का ये बना हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यह शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति है। एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन करा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात कीजिए कि क्या ये शांत है कि अशांत है। तो शांत के लिए हम बताए थे कि 2 का पावर n और 5 के पावर m, है ना। अगर इसके रूप का रहेगा तब हम कह सकते हैं कि क्या है? शांत है। वह भी हर का होना चाहिए। इसका होना चाहिए हर का, ये नहीं कि अंश का होना चाहिए। हर का अगर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का होगा तभी हम कह सकते हैं कि शांत है। अगर इसके फॉर्म में कोई और भी अंक आ जाएगा तो शांत आवृत्ति नहीं, क्या कहलाएगी? अशांत आवृत्ति होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/90 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। जैसा पिछला क्वेश्चन हल किया पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ये भी है ना। अगर बस ये ऐसा है कि उसमें दूसरा अंक दिया गया था, इसमें 17 बटा क्या है? 90 है। तो जैसे उसको सॉल्व किया, चलिए कीजिए, जल्दी कीजिए। 17/90, 17 का तो गुणनखंड बनेगा नहीं, तो 90 का गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे 45 हो जाएगा और 3 एकम 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 5 से कटेगा 2 3 6 6 3 18 पचे 90। ये 17 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बनेगा। अब क्या देखिए, 17 बटा ये 2 गुणे 3 का स्क्वायर बना, इसमें 5 बना। आपसे मैं पहले ही बताया हूं कि अगर हर में 2 और 5 होना है
ठीक ना। अगर 2 के 5 के अलावा कोई भी अंक आ जा रहा है तो वो अशांत आवृत्ति होता है। क्या होता है? शांत आवर्ती दशमलव होता है। लेकिन इसमें क्या आ गया है? 3 आ गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो गया? 3। तो लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। क्या है? रूप का नहीं है। अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति है। क्या है? अशांत आवृत्ति है। समझ में आया? एक बार और समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने बताया कि 2 का पावर n और 5 का पावर m, हर हमेशा ध्यान देना, अगर हर इसके रूप में रहेगा, इनके अलावा कोई भी अंक आ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे? अगर इनके अलावा कोई भी और अंक आ जाएगा तो अशांत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 रहेगा तो मानकर चलिए कि एकदम शांत आवृत्ति है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा जो पेपर देने जाएंगे तो आपको जरूर ऐसा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा प्रश्न। देखिए आपके सामने है, लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत आवृत्ति दशमलव है। आपको हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बताया, वैसे ही करना है। लेकिन आगे कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। मतलब उसको दशमलव के रूप में भी कन्वर्ट करना है, बदलना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि ये शांत है कि अशांत है। ठीक है ना। तो 17/8 दिया है, 17/8 दिया है। अब यहाँ पे हम 8 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुना के 4 गुना के 8। ठीक है। अब 2 का पावर हम लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे ये आ गया कि इसमें तो सर 5 तो आया ही नहीं है, तो कैसे हम लिखेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो आप लोग ये देखिए कि अगर किसी संख्या का घात 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1। तो अगर हम 5 का पावर 0 कर दें तो इसकी भी तो वैल्यू 1 होगी। तो इसमें क्या करेंगे कि 17 में 2 का पावर तो 3 हो गया और 5 का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 के पावर 0 लिखने से इस मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि 5 का पावर 0 अगर कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या का घात अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 1 है तो 1 का गुणा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर दिए? हम बना दिए 2 का पावर n और 5 के पावर m। हमारा m जो हो गया 3 हो गया और 0 क्या हो गया? m हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ हर 2 का पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है। अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। यहां तक क्लियर है? तो यहां तक हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अब इसके आगे ये कह रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, चलिए अब देखिए। अब इसके बाद कह रहा है कि बिना वास्तविक विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी करना है। क्या करना है? दशमलव प्रसार। तो अब देखिए इसको दशमलव प्रसार में कैसे कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसके नीचे नोट कर लीजिएगा 17/8 दिया है। इसका जब हम गुणनखंड किए तो 17 में 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 17 में 2 का पावर 3 आया। इसको दशमलव प्रसार में कैसे हम चेंज करते हैं? देखिए इसमें 2 का पावर 3 है, ठीक, और ये 5 है। ठीक ना। तो जितना घात 2 पे लगा रहेगा उतना ही घात क्या करेंगे? 5 के घात पे करेंगे और उतना ही क्या करेंगे? 5 का घात ऊपर कर देंगे। मतलब कि 5 से ऊपर नीचे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जितना घात 2 पे रहेगा उतने ही घात से करेंगे। अगर सपोज दैट 2 पे हमारा 3 घात की जगह पे कोई एक घात हो
अगर मान लीजिए 2 ही है तो हम सिर्फ कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसका मतलब ये हो गया हमारा 17 और 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 125। गुणा करके चेक करिए। उसके बाद ये देखिए दोनों का घात क्या है, बराबर है। जब दोनों का घात बराबर रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 3, ठीक है। तो अब देखिए, अब 17 का 125 में मल्टीप्लाई कीजिए, 17 का गुणा 125 में आप कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा 2125। कितना आएगा 2125। नहीं आ रहा तो देखिए 125 का गुणा कीजिए 17 में, 7 पचे 35 और 7 गुना के 14, 14 3 17 और 7 एक कम 7, ठीक, 7 एक कम 7 1 8 हो जाएगा। और 1 बचे 5, 1 गुना के 2 1 हो जाएगा, 5 7 5 12 8 10 1 11 और ये हो जाएगा 2125 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2125 आ गया। अब देखिए 5 के पावर 5 गुना के क्या हो जाएगा 10, 10 का पावर हो जाएगा 3 और 10 का पावर 3 का मतलब होता है 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा। कितना आएगा 1000 आएगा। तो ये हो गया हमारा 2125, मतलब 2125 बटे में कितना हो गया 1000। अब इसे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो 2.125 आएगा। यही हमारा क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एक बार और समझ लीजिए, इसमें कहा है कि बिना लंबी विभाजन किए बिना दिखाइए कि परिमेय संख्या 17/8 शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। तो हमने दिखा दिया कि ये शांत है। अब बात आ गई कि दशमलव प्रसार क्या है। दशमलव प्रसार के रूप में बिना भाग दिए हुए, बिना विभाजन किए इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए पहले इसका गुणनखंड किए। अब गुणनखंड करने के बाद यहाँ पे 2 का पावर 3 आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया कि 2 का पावर 3 हमें तो इसके रूप में बनाना होगा और दूसरे अंक से नहीं कर सकते। अगर 2 है तो 5 की हो सकता है, तो जितना घात रहेगा उतने घात के अनुसार बनाएंगे। ये 3 घात है तो 3 घात से क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे, ठीक है। अब ये 3 घात इस पर भी है, 3 घात इस पर भी है, तो क्या करेंगे, दोनों को एक में कर देंगे। 2 गुणे 5 हो गया, 5 गुना के 10 हो जाएगा और 10 का पावर 3 और 10 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1000 और 1000 से भाग देंगे। यही हमारा क्या होता है, दशमलव प्रसार। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दर्शाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे में 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 के पावर 5 दिया गया है। कह रहा है कि शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि 2 और 5 तो दिया गया है और इसमें 7 आ गया है। अगर 7 आ गया है तो यहीं से हम देख लिए कि ये क्या है, अशांत आवृत्ति है। क्या है, अशांत आवृत्ति है, ठीक ना। तो इसका सलूशन अगर मान लो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहा है कि शांत है कि अशांत है, तो आप किस पे मारेंगे, अशांत आवृत्ति पे मारेंगे, ठीक है। अगर इसका 1 नंबर में क्वेश्चन हल करने के लिए दे दिया तो आप क्या करेंगे, इसको लगाएंगे 5 के पावर 7 और 7 का पावर 5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दी गई जो संख्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 2 और 5 तो दिया गया है, लेकिन इसके अलावा क्या आ गया है, 7 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया, अतः दिया गया दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति है। क्या है, शांत आवृत्ति है, ठीक है। नोट कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो देखकर भी आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। हमेशा हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तब तो हम कह सकते हैं 7 है, शांत है।
अगर इसके अलावा कोई भी संख्या आ जा रही है तो वो असांता वृत्ति है। देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 241 बटे में 4000 बराबर 241 बटे में 2 का पावर यम और 5 का पावर यन, तो यम और यन का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से और आने की 100% इसके चांस है ना। 100% गारंटी ले रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कह रहा है कि इस यम और यन का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यन और यम का मान ज्ञात करेंगे और कह रहे हैं जहां यम और यन ऋणात्मक पूर्णांक है और भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यम और यन का मान ज्ञात कीजिए और यम और यन का मान ज्ञात करने के बाद इसको दशमलव प्रसार के रूप में बनाना है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो उसका सलूशन हम फिर दोबारा आपको पीडीएफ के माध्यम से जरूर देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन संजीवनी बूटी का जो क्लास है आप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्लास पे पढ़ाया जाएगा आपका मैथ का पार्ट 2 ये पढ़ रहे हैं, पहला अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको देख लीजिएगा। पहले लेसन से इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर जो भी पढ़ाया जाता है तो मेहनत से अगर पढ़ोगे तो एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका 70 में से 65 नंबर तो अनिवार्य है कि आ सकता है। तब उस समय कहेंगे कि हाँ कोई सर ने पढ़ाया था हमें कि हमारा 70 में 65 नंबर आया है और जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आपको देखने को सामने मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। 241 बटे में 4000 बराबर 241 बटे में 2 का पावर यम और 5 का पावर एम। ठीक, तो देखिए अंश अंश तो यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहा है तो हमें हर का गुणनखंड इसका करना पड़ेगा। जब हमारा 2 के पावर यम और 5 के पावर यन के रूप में अगर बना दे रहे हैं तो तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हम यम और यन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करें। 241 बटे में इसको क्या कीजिए कि तोड़ दीजिए, 4 गुणे 1000 लिख दीजिए। अगर 4 में 1000 का गुणा करेंगे तो 4000 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, 2 का पावर यम और 5 का पावर यन लिख दिए। यहां तक समझ में आया। अब क्या कीजिए कि 241 बटे में 4 गुणे और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10 में 10 का गुणा करोगे तो 100 होगा और 100 का 10 में गुणा करोगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 241 बटे में 2 का पावर यम गुणे 5 का पावर यन हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए 241 बटे में 4 का गुणनखंड कीजिए 2 गुणे 2 और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 और इस 10 का करेंगे तो 2 गुणे 5 और इस 10 का करेंगे तो 2 गुणे। देखिए आसान तरीका हम बता रहे हैं। वैसे अगर गुणनखंड करेंगे तो आपको समय लगेगा और इससे करेंगे तो आसानी से आप लगा सकते हैं। 2 का पावर यम और 5 का पावर यन हो गया। अब इसके बाद देखिए 2 कितने बार आया है 1 2 3 4 5 कितने बार आया है 5 बार। तो 241 बटे में 2 का पावर 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद 5 देखिए 1 2 3, ये 5 हमारा कितने बार आया है 3 बार। यहां तक क्लियर है। अब इसको कहा कि यम और यन का मान ज्ञात कीजिए। तो 241 बटे में 2 का पावर यन 5 का पावर यन। अब देखिए जैसे हर इसका बना था वैसे इसी फॉर्म में बन गया। तो अब देखिए घातों की तुलना कर रहे हैं है ना, तो तुलना करो। तुलना करने पर अब तुलना करेंगे तो यम के स्थान पे क्या लिखा है 5, यम के स्थान पे क्या है 5 और यन के स्थान पे क्या है 3, यन के स्थान पे क्या है 3। तो ये हमारा यम बराबर 5 निकल गया और यन बराबर 3 निकल गया। पहला आंसर तो हमारा मालूम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लिए। अब क्या कह रहा है कि भाग की प्रक्रिया भी किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो पहला आंसर तो यम और यन का मान निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना है, इसको दशमलव प्रसार के रूप में बदलना है। तो देखिए दशमलव प्रसार में कैसे बदलेंगे। अब क्या करेंगे कि 241 बटे में 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3 है, इसी को लेकर चलेंगे। ठीक है, 2 का पावर 5 और 3 का पावर 5 का पावर 3, क्योंकि अगर यहां पर भी रखेंगे तो घात क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा और क्वेश्चन बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम किसी एक को लेकर चलेंगे। और यहाँ पे देखिए, अब इसको दशमलव प्रसार करने के लिए आपको पिछला क्वेश्चन समझाए थे। इसमें देखिए 2 का पावर 5, इसमें 5 घात है और इसमें 3 घात है। तो इसको भी 5 घात बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 241 बटे में 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3 हो गया। इसमें घात कितने की हो सकता है, 2 की। तो क्या करेंगे, 5 का पावर 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। इसका परिमेयकरण कर दिए। अब परिमेयकरण करने के बाद जब दोनों आधार बराबर रहता है तो घात क्या होता है, जुट जाता है। तो 241 और 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे कितना हो गया, 25, और ये 2 का पावर 5 हो गया, ये भी, और घात 3 और 2 मिलकर क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए दोनों का घात क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों का घात बराबर हो गया तो 241 का मल्टीप्लाई कीजिए, 241 का 25 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 गुना के 10 दो 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8 और 2 गुना के 4, 6025 आएगा। कितना आएगा, 6025। ये हो गया 6025 बटे में। अब देखिए दोनों का घात सेम है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 5। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये आएगा 6025 बटे में 10 का पावर 5। ठीक है, 10 का पावर क्या होगा, 5। अब 10 का पावर 5 दिया, 10, इसका मतलब ये है कि 10 कितने बार है, 5 बार है। कितने बार है, 5 बार। तो 10 का 5 बार जब गुणा करेंगे तो आप गुणा करिए, तो ये आएगा 1 लाख। कितना आएगा, 1 लाख। कितना आएगा, 1 लाख। अब 1 लाख से हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.0625। कितना आएगा, 0। है ना, 1 मिनट रुकिए, 0.06025, ये आपका दशमलव प्रसार हो गया। क्या हो गया, भाग देकर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही हमारे परीक्षा की दृष्टि से आने की संभावना है और आ भी सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, आसान आवर्ती होगा। सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन जो हर साल पेपर में एक आपको देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपके एग्जाम में कड़ी में 5 की जगह पे कड़ी में 2 दे देगा, कड़ी के आप इसके जगह पे कड़ी में 3 लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, लेकिन हम 5 पे लेकर चल रहे हैं। बस 5 के स्थान पे आपको 2 बदलना पड़ेगा, 3 बदलना पड़ेगा, बाकी जो इसका लिखने का तरीका है सब सेम रहेगा। समझ में आया? तो आपको कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब हमारा कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम मान कर चलेंगे कि ये परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। माना कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है,
परिमेय संख्या। सबसे पहले हम मानेंगे कि कड़ी में 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को हमेशा कैसे लिखते हैं, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, ठीक, भिन्न के रूप में लिखते हैं। इसको कड़ी में 5 बराबर इसको A बटा B लिख सकते हैं। मतलब ये हमारा परिमेय संख्या है। कड़ी में 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक, जहां A और B सभाज्य क्या है, सभाज्य पूर्णांक है। क्या है, सभाज्य पूर्णांक है, ठीक। B नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कड़ी में 5 A बटा B, मतलब पूछा गया कि कड़ी में 5 एक मान के चलना परिमेय संख्या है, तो कड़ी अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो कड़ी में 5 B बराबर हो जाएगा A। कड़ी में 5 B बराबर क्या हो जाएगा, A। दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर दीजिए, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक। अगर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 B का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। कड़ी में 5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 B स्क्वायर और ये हो जाएगा A स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए A स्क्वायर जो है हमेशा इसमें गुणनखंड 5 है, तो 5 विभाज्य होगा, लिखेंगे कि A स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए A भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब इसको समीकरण नंबर 1 आप लोग मान लीजिए, इसको कथन नंबर 1 मान लीजिए। हमने दिखा दिया कि जो इसमें 5 है, ए स्क्वायर जो है 5 विभाज्य है, तो ए भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि अगर ए बराबर 5m मान लिए, जहां यम क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक। अब ए बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो ए बराबर 5m समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दिए। अब 1 में रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइड में, नोट कर लीजिएगा। ए के स्थान पे रखेंगे तो 5b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया 5b का स्क्वायर, 5 बचे हो जाएगा 25m स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 25 बटे में हो जाएगा 5m स्क्वायर, 5 बचे हो जाएगा 25, तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5m स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, तो a स्क्वायर 5 से विभाजित था, तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर बराबर दिया है 5m स्क्वायर, लिखेंगे कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक। अब ये हमारा कथन नंबर क्या हो गया, b। नोट करिए, ठीक है। इसको अगर नोट कर लिए तो देखिए ऊपर का मिटा रहे हैं। अब लिखिए, अब देखिए कथन ए और कथन बी, ए भी 5 से विभाज्य है और बी भी क्या है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब कि गुणनखंड इसमें क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। तो लिखेंगे कथन ए और बी से ए तथा बी स्मॉल बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड खंड क्या है, 5 है। क्या है, 5 है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ए और बी सअभाज्य, ए और
बी सभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसलिए कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अतः कड़ी में 5 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये हमारे कड़ी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आ रहा है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस आप लोग को इसके स्थान पे 5 कड़ी में 2 दे सकता है, 7 कड़ी में 2 दे सकता है, मतलब कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे 3 भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग को बस ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए कि माना 3 कड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। पहले हम बताया, इससे पहले बताया कि हमेशा अगर अपरिमेय संख्या पूछेगा तो हम परिमेय संख्या ही मानकर चलेंगे। तो परिमेय संख्या को इसको लिखेंगे तो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। आप क्या कीजिए, देखिए इससे पहले हम पता किया कि कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 3 को बट्टे में लेकर आइए। तो 3 को बट्टे में लेकर आएंगे तो कड़ी में 2 बचेगा और a बटा ये हो जाएगा 3b। अब यहाँ पे देखिए, इधर तो परिमेय संख्या है लेकिन ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो वही चीज लिखे है कि क्योंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए a बटा 3b ये क्या है? परिमेय संख्या होगी। क्योंकि परिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि सत्य नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि कड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि 3 कड़ी में 2 एक क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। समझ में आया? फिर दोबारा देख लीजिए। अगर पूछेगा कि दर्शाइए कि 3 कड़ी में 2, इसके जगह पे 5 कड़ी में ये या 2 कड़ी में 3 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। अगर यहाँ पे अंक बदल दिया तो समझिए कि लगाने का तरीका यही है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि इसको मानेंगे कि परिमेय संख्या है। उसके बाद परिमेय संख्या हमारा किसके रूप में होता है? p बटा q के रूप में होता है। तो यहाँ से 3 हमारा बाहर है, इसको नीचे लाइए तो a बटा 3 भी हो जाएगा। अब ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो a और b क्या है? पूर्णांक है, इसलिए a बटा 3b क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। और कड़ी में 2 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः इससे सिद्ध होता है कि हमारा 3 कड़ी में 2 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसके स्थान पे आपको क्या क्या पूछ सकता है। देखिए 2 प्लस कड़ी में 3, 6 कड़ी में 2 और 5 प्लस कड़ी में 2 या 5 माइनस कड़ी में 2, प्लस में दे या माइनस में दे, इसको ध्यान दीजिएगा। इससे ज्यादा आपका 3 प्रश्न दिया गया, 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न में से आपका एक प्रश्न एकदम अनिवार्य है कि कोई ना कोई आएगा जरूर, वो किसी भी टाइप का हो। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, इस सवाल से आपको पूरे सवाल करना है। ठीक है, या 2 प्लस कड़ी में 3 दे दिया, या 6 प्लस कड़ी में 2 दे दिया, 5 प्लस कड़ी में 2 दे दिया, या 5 माइनस कड़ी में 2 दे दिया। तो इससे दूसरा वाला जो क्वेश्चन दिया गया था वैसे ही तीसरा भी प्रश्न करना है। आपको सेम हूबहू वही लिखना है। ठीक है, देखिए 3 मान लें कि 3 प्लस कड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो 3 प्लस कड़ी में 2 बटा क्या लिख सकते हैं? a बटा b, जहां क्या है? a और b सभाज्य पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। b नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए 3 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो b हो जाएगा।
दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा 3b। अब देखिए a माइनस जो 3b है वो हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। और a और b क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं, और कड़ी में 2 क्या है, अभी पता है कि कड़ी में 2 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने लिखा है कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, सत्य नहीं है। क्या है, सत्य नहीं है, क्योंकि कड़ी में 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस कड़ी में 2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस सवाल को हम दोबारा आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे संजीवनी बूटी वाला जो क्लास है इसको छोड़िएगा मत। अगर छोड़ देंगे तो समझिए कि आपके लिए घातक बन जाएगी। ठीक है, तो इसको जो भी संजीवनी बूटी वाला क्लास अगर ले रहे हैं तो जो भी चीज पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से आप लोग पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा 3 प्रश्न जो दिया गया है वो संजीवनी बूटी के लिए आपको काम करेगा, और ये तीनों के तीनों हमारे वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो भी नहीं समझ में आएगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उस क्वेश्चन को दोबारा हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।